जनाब तौसीफ रजा साहब, बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे साथ आए हुए शर्मा साहब, इकबाल सिंह साहब, आनंद साहब, बुजुर्गों और दोस्तों, आपने तौसीफ रजा साहब ने बड़ी लंबी फहरिस्त मेरे सामने अभी पेश की और जिस ढंग से वो तकरीर कर रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जिस ढंग से अपने मसाइल को मेरे सामने रखा है उसी लहजे में उसका मैं जवाब दूं। मुझे तो नामुमकिन दिखता है कि आपने जिस लहजे में बात कही उस लहजे में तो बात भी नहीं कर सकता मैं, उसके बारे में क्या जिक्र करूंगा आपके सामने। अलबत्ता एक चीज मैं साफ करना चाहूंगा, एक बुनियादी और अहम मसला जिसके बारे में हमेशा ये सवाल उठाया जाता है। आज भी बम्बई में बड़ी लंबी तकरीरें हो रही हैं और जिसके अंदर इस मसले को खास तौर पर वहां लोगों के दिलों में ये बात बिठाई जा रही है कि मुसलमानों के मसाइल को अगर हम हल करने की कोशिश करते हैं तो इसके अंदर ये वोट की राजनीति है जिसकी वजह से इस मसाइल की तरफ ही देखा जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप वोट किससे देते हैं इसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं, आपको साफ कहना चाहता हूं। वोट के लिए मैं आपके सामने कोई चीज नहीं कहूंगा, आपको जिसको वोट देना हो जरूर दीजिए, लेकिन मैं जो बात कहूंगा वो हकीकत कहूंगा और जो चीज मेरे जबान से जाएगी उसके बारे में पूरी जिम्मेदारी मैं उठाने के लिए तैयार हूं। ऐसी गलत चीज मैं आपके सामने कभी नहीं कहूंगा। मैं इस बात पर यकीन करता हूं और करता रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी मुसीबत का मुकाबला करने की नौबत आए, कि हिंदुस्तान में कोई भी आदमी, कोई भी शख्स, कोई भी जमात ये दावा नहीं कर सकती है कि उनके अंदर ही सिर्फ मुल्क की फलाह बहबूदी और मुल्क की वफादारी सिर्फ उनका हक है और बाकी लोग उनके दिल में एक किस्म का शुबा पैदा करने वाले लोग हैं। ये जो भी जबान बोलता है वो हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म से बहुत बड़ी इख्तलाफ आज मुल्क के सामने रखता है। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब तक कांग्रेस जिंदा और जब तक हमारे जैसे लोग जिंदा हैं कि जिन्होंने हैदराबाद की ये गंगा जमनी तहजीब को देखा है, हिंदू और मुसलमान के इत्तेहाद को देखा है और इत्तेहाद को साथ लेकर जो काम हो सकता है कभी इख्तिलाफ से कम नहीं हो सकता है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इनका हमारे दिल के ऊपर कोई असर नहीं होगा और इसका कुछ भी असर हो हम कभी इस बात को मानने वाले नहीं। अगर सेक्युलरिज्म छोड़कर, मैं इसलिए कह रहा हूं, जबान जो इस्तेमाल की गई है वो ये है, हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है, ये इसके माने आपको समझना होगा। इस देश की एकजहती के बारे में कहते हुए जो हिंदुत्व में विश्वास रखता है वही इस देश के ऊपर प्रेम करता है। तो इसके माने ये है कि हिंदुत्व पर विश्वास नहीं रखने वाला आदमी ये हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करता है। आपने बिल्कुल बजा फरमाया, आजादी में हजारों हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी सब लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और मुल्क के बारे में मोहब्बत करने का किसी ने ऐसा ठेका नहीं लिया है कि हम ही सिर्फ मुल्क को ठीक रखने वाले हैं, बाकी लोगों को इसके अंदर कोई हक नहीं है। ये बात कहने वाले खुद गलतफहमी में मुब्तला हैं। मुझे तो शक उनकी मोहब्बत पर है कि इनको हिंदुस्तान के बारे में वो दिल में मोहब्बत है या नहीं है, इसके बारे में खुद मेरे दिल में शक है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हमारे दिल में, हमारे वजीर आजम के दिल में नहीं है, मेरे दिल में नहीं है,
कांग्रेस के किसी भी आदमी के दिल में ये बात नहीं है कि हिंदू और मुसलमान ये दोनों में यह फर्क किया जाए, एक मोहब्बत करने वाला है और एक मुखालिफत करने वाला है, ये बात झूठ है। सारे मुसलमानों पर ये इल्जाम लगाना कि तुम पाकिस्तान के हामी हो इसलिए हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, इससे ज्यादा बकवास दूसरी कोई चीज हो सकती है, ऐसा मैं मानता नहीं। अच्छे बुरे लोग हिंदुओं में होते हैं, मुसलमानों में होते हैं, हर जात जमात जो इसका जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन हम अगर एक किस्म का स्टैंप लगाने लगे कि सारे के सारे हिंदू बड़े देशभक्त हैं और सारे के सारे मुसलमान ये हिंदुस्तान के खिलाफ ये कुछ कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग हैं, तो मैं अलग-एलान इस चीज को कहना चाहता हूं, इससे ज्यादा झूठ बात दूसरी नहीं हो सकती है और हम इसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं और न करने वाले। आप इसके बारे में यकीन रखिए, हम कभी इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। अब कई चीजें हैं जिसके बारे में आपने मेरे सामने कुछ लोगों ने ऐसी बातें कही कि जिसकी वजाहत में अगर करने जाऊं तो उसमें बहुत ज्यादा वक्त जाएगा, क्योंकि मैं जो चीज कहूंगा उसके लिए पूरा सबूत मेरे पास मौजूद है। किसी के एतराफ करने से या इनकार करने से वो बात झूठ साबित नहीं हो सकती है। पूरा मवाद मेरे पास मौजूद है और मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं कि ये बाबरी मस्जिद का जो मसला हुआ, इससे पहले एक कमेटी, चंद्रशेखर जब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त कमेटी मुकर्रर की और उसी कमेटी को कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद भी उसी कमेटी को हमने बरकरार रखा। कांग्रेस का एक भी आदमी उसके अंदर नहीं डाला ताकि वक्त जाया न हो, जल्दी से जल्दी इसका फैसला हो जाए। लेकिन आपने जो बात कही वो बात सच है कि अगर फैसला हमारे हक में होता है तो मंजूर है और हमारे खिलाफ जाता तो हमको मंजूर नहीं है, ये कहने वाले लोग उन्होंने इस कमेटी से दूर रहना पसंद किया। आखिर में 4 या 6 कमेटी के बाद उन्होंने ये बात कही। तो इसके माने ये है कि जो वहां पर अच्छे ढंग से इस मसले का हल निकले, इसके लिए कोशिश कर रहे थे, उनको अपना काम बंद करने की नौबत इनकी वजह से आई, किसी और वजह से नहीं। ये जगह के ऊपर मुकदमात ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में है। अब ये सारे मुकदमात आज सुप्रीम कोर्ट में ले लिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी होगा उसके बाद फिर फैसला ये बाकी चीजों का हो सकता है। आपने इस बारे में जो कार्रवाई करनी चाहिए थी ये की या नहीं की, आपने पूछा, मुझे इसका जवाब देना जरूरी है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमने 2000 पैरामिलिट्री फोर्स को फैजाबाद में भेजा, 2000 जवान। आज के आईन के मुताबिक जब तक हम प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाते हैं उस वक्त तक उस फौज को या पैरामिलिट्री फोर्स को इस्तेमाल करने का इख्तियार सिर्फ वहां की जो हुकूमत है, सूबाई हुकूमत, वो सूबाई हुकूमत के हाथ में होता है। हमारे ये पैरामिलिट्री फोर्सेस 3 किलोमीटर तक आगे गए और वहां पर कल्याण सिंह जी ने इनको रोक दिया और ये कहा कि मैं मुख्यमंत्री हूं, हमारी इजाजत के बगैर आप आगे नहीं जा सकते। हमारी फौज तो आगे जा रही थी, इन्होंने रोककर उनको वापस कर दिया। अच्छा, उससे पहले मुझे साफ बताना होगा आपको, वो ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, लेकिन आपको जब इस मसले को आपने खड़े किया तो ये भी चीज मुझे बतानी होगी। ये प्रेसिडेंट रूल लगाने से पहले हम लोग वहां की गवर्नर की रिपोर्ट लेते हैं और गवर्नर की रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। इसके ऊपर व्हाइट पेपर हमने शाया कर दिया है। उसके अंदर भी इस बात का जिक्र आपको नजर आएगा कि वहां के गवर्नर ने हमसे कहा ये सारी मस्जिद अगर अच्छे ढंग से रखनी है, मेहरबानी करके प्रेसिडेंट का रूल मत लगाइए। अगर आपने लगाया
تو اس مسجد کی بقا کے بارے میں ہم ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں۔ ایک مسئلہ یہ، ہمارے ایل کے اڈوانی جی، واجپئی جی، راج ماتا اور وشو ہندو پریشد کے سارے لوگوں نے ہماری جو نیشنل انٹیگریشن کاؤنسل ہے اس کے اندر بیان دیے کہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں، کلیان سنگھ بھی اس کے اندر موجود تھے، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس مسجد کو بالکل ہاتھ نہیں لگایا جائے۔ حلف نامہ دیا گیا سپریم کورٹ کے اندر، یہ سارے لوگوں نے حلف نامہ دیا، اور اس کے باوجود بھی اگر وہاں پر پریسیڈنٹ رول لگانے کی بات ہوتی تو سپریم کورٹ نے خود ہماری نیت کے بارے میں اگر شک کا اظہار کیا ہوتا تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ جہاں سپریم کورٹ ان کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے، جہاں پارلیمنٹ میں ان کے بیانات موجود ہیں، جہاں پر نیشنل انٹیگریشن کے کاؤنسل کے اندر انہوں نے یہ بات کہی ہے، ایسے وقت میں اگر اس کے خلاف ہم وہاں پر پریسیڈنٹ رول وہاں پر لگانے کی کوشش کرتے تو جو گورنر کی رپورٹ تھی اس کی مخالفت کرنے کی نوبت ہم پر آتے، اور اس کے ہوتے ہوئے وہاں پر پریسیڈنٹ رول لگانا ہمارے لیے ناممکن تھا۔ اس کے بعد جس ڈھنگ سے یہ سارا وہاں کا واقعہ ہوا، حلف نامہ دینے والے کلیان سنگھ سارے دیش میں گھمائے گئے کہ ہم نے بہت بڑا کام انجام دیا۔ کیا کام انجام دیا؟ ہندو اور مسلمانوں کے اندر بہت بڑی ایک قسم کی وہاں درار پیدا ہو، اس بات کی کوشش تم نے کی، وہاں کی مسجد کو تم نے گرایا، اور اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ سارے ہندوستان میں اس آدمی کو لے کر گھماتے ہیں بی جے پی کے لوگ، وشو ہندو پریشد کے لوگ، اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کلیان سنگھ اللہ کا حکم نہیں انکار کر سکتا، دوسرے سپریم کورٹ کا حکم یہ انکار کر سکتے ہیں۔ یہ کیا مطلب رکھتا ہے؟ اس کے معنی صاف ہو گئے کہ وہ حلف نامہ دینے کے باوجود کس نے توڑا ہے، یہ بات بالکل صاف سب لوگوں ساری دنیا کے سامنے توڑا ہے۔ بی جے پی نے توڑا ہے، شیو سینا کے لوگوں نے توڑا ہے، وشو ہندو پریشد کے لوگوں نے، اور الزام لگایا جاتا ہے پی وی نرسمہا راؤ کے اوپر۔ اس میں کیا، اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو میں پورا تفصیل ان کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کوئی اگر غلط الزام لگاتا ہے تو میں آپ سے بہت ہی التجا، ادب کے ساتھ التجا کروں گا، مہربانی کر کے اس کے تہہ میں جائیے، اور تہہ میں جا کر اگر آپ پاتے ہیں کہ پی وی نرسمہا راؤ اور یا وزیر داخلہ کے طور پر میں اس کے اندر شریک ہے، آپ پھانسی پر چڑھائیے، ہم پھانسی پر جانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن غلط فہمی کا شکار بنا کر اگر ہم لوگوں کے خلاف یہ ہوا پیدا، ایک طرف تو بی جے پی کے لوگ کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے ہی لوگ اگر اس قسم کی بات کرنا شروع کریں، انصاف کس سے مانگا جائے؟ آپ بریلوی اسکول سے تعلق رکھتے ہیں، سارے مسلمانوں، خاص طور پر یہ سنی مسلمانوں کے بارے میں آپ کا جو تخت ہے اس کے بارے میں بہت مقدس ایسے خیالات لوگوں کے ہیں، میں آپ کے سامنے اپنی درخواست پیش کرتا ہوں، مہربانی کیجیے اور اس میں انصاف کیجیے۔ غلط اگر بات ہو، آپ کو جو سزا دیں گے اس سزا کو منظور کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ یہ ضروری سمجھا، یہ بی جے پی کے لوگ وہاں پر یہ سب کرنے کے بعد حکومت میں آتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کانگریس کو ووٹ دینے کے بجائے تو بی جے پی کو ووٹ دینا پسند ہے۔ بہت اچھا تھا، اگر بی جے پی کے ہاتھ میں ہی اس دیش کی بھلائی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ دیش کا مسئلہ اپنے سامنے نہ رکھتے ہوئے اپنے چھوٹے سے مسئلے کے لیے آپ کچھ غلط کام کیجئے، میں کبھی آپ کو مشورہ نہیں۔ جو سچ بات ہوگی اس سچ بات کا مقابلہ ہم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر جو ملک کے ساتھ غداری کرنے پر تلے میں یہ بہت سوچ سمجھ کر یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، غداری کرنے پر صرف اپنی سیاست کو کامیاب بنانے کے لیے
गुमराह करने की एक हद होती है। एक मर्तबा किया, 2 मर्तबा किया, लेकिन ऐसे लोग तो नहीं है कि हर मर्तबा आप गुमराह करते जाएं। और लोग बिल्कुल नहीं समझते हैं मुल्क का मुस्तकबिल किसके हाथों में ये हिफाजत से है, इसका फैसला लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त रहेगी, मेहरबानी करके कोई चीज अपने दिमाग के ऊपर उसका असर न होने दीजिए। असलियत होगी उसके मुताबिक आप अमल कीजिए। हमको अगर हमने कोई चीज की होगी जिसकी वजह से आपको लगता है कि हमने कोई कोताही की है, जरूर हम पर इल्जाम लगाइए। उसके बारे में मैं फिर आपके सामने कोई चीज कहने के लिए राजी नहीं रहता। आपने जो अलग अलग सवाल, मुश्किल मेरी ये है कि अभी ये मेरे हाथ में ये अभी आए, अब जो अभी आप मेरे हाथ में आए उसका जवाब फौरन मैं दूं, ये तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं आपसे इतना कह सकता हूं, इसमें से जितनी जायज बातें हैं जो आप कर सकते हैं, आपसे बहस करने के लिए तैयार हूं। आप और आपके साथ अगर कुछ लोग आना चाहते हैं, 3-4 लोग आइए, उनसे बात करेंगे और जो चीज हो चुकी है वो भी बताएंगे, जो चीज अभी होनी बाकी है उसमें हम कुछ कर सकते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आप यहां पर ऐलान करें कि हम आपकी हिमायत करने वाले हैं, इसलिए कोई भी चीज मैं यहां पर कहकर निकल जाऊं, ये मैं आकर आपका और मेरा आज ही मुकाबला नहीं है। कल भी आप मेरा हाथ पकड़ेंगे, साहब आपने तो वहां पर ये बात कही थी, क्या हुआ उसके अंदर, तो मैं ये बात नहीं करूंगा। आप आइए वहां पर, जो जायज बात होगी मैं करूंगा, और जो नाजायज बात होगी या जिसके बारे में मुझे शुक्र है कि मैं कर सकूंगा या नहीं, क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट से ताल्लुक है। अब यहां पर विजयवाड़ा में एक बेंच कायम हो, इसके अलग अलग में रह रहे हैं, ये सारा प्रोसीजर जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होता है उस वक्त तक मैं अगर वादा करके जाऊं तो मैं उसमें कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए जो चीज वाजिबी है आपसे बहस करूंगा, आपसे बात करूंगा, और आप भी इतना जल्दबाजी में हिमायत के बारे में ऐलान करने की जरूरत नहीं, सोच समझ कर मुल्क को अपने सामने रखिए। अगर हमने कुछ गलती की है हमारे पल्लू में डालिए और उसके बाद में आप फैसला कीजिए। आपको जो भी फैसला करना है आप पूरे हकदार हैं, हम उसके बारे में आपको कुछ नहीं कहेंगे, इतना मैं कहना चाहता हूं। मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में मैं आपको तयक़ुन दिलाना चाहता हूं, जिस सुप्रीम कोर्ट का आपने जिक्र किया है उसी सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा भी फैसला दिया है, जिसके अंदर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में उन्होंने साफ अपनी राय दी है कि पर्सनल लॉ के मामले में मुदाखलत करने का किसी को इख्तियार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीज मौजूद है उससे हम बंधे हुए हैं, उसके बारे में पूरी हम उसके ऊपर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे। जहां तक आपने ये मथुरा और काशी के बारे में बात कही, आपको पता है कि हमने एक कानून पास किया है और उस कानून के मुताबिक 1947 में जो भी हालत होगी उस हालत को हमने मंजूर किया है। और ये दोनों मुकामात ऐसे हैं कि जिनकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, 1947 से बहुत पहले से वहां पर मौजूद हैं। अब एक मर्तबा जिस ढंग से उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की, अब क्या मुझे सलाह देंगे कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा देते हैं तो उसको मंजूर मत कीजिए, अगर आप सलाह देते तो मान लेंगे हम। लेकिन मेरी अपनी राय है कि आप कभी ऐसी सलाह नहीं देंगे कि यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें अगर किसी ने हलफनामा दिया है, हलफनामा अगर गलत किसी ने दिया होगा उसको सजा देनी चाहिए। लेकिन जब तक हलफनामा मौजूद है उस वक्त तक उस हलफनामे के खिलाफ अगर मैं कुछ करने की कोशिश करूं तो मुझे लगता है कि मेरी नीयत के बारे में मेरे पर इल्जाम अगर लगाए जाए तो मैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक लफ्ज भी बोलने की हालत में नहीं रहूंगा। इसलिए मैं आपको इतना कह सकता हूं, मथुरा और काशी यहां पर जो दोनों जगह मंदिर और मस्जिद लगकर है उसकी तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हम पर है, उस कानून के मुताबिक भी है। और उसके बाद में हमने वहां पर पूरा इंतजाम किया हुआ है कि वहां पर कोई चीज ऐसी नहीं हो सकती है जो हमने बाबरी मस्जिद के बारे में देखी। टाड़ा के बारे में जो बात आपने कही, हमने टाड़ा में मैं खुद यहां राजस्थान गया था और वहां की हुकूमत से भी मैंने खास तौर पर कहा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला किया और बरेली में
जब प्राइम मिनिस्टर आए थे उनके सामने भी आपने जब ये बात कही, उस वक्त उन्होंने आपसे कहा था कि सूबाई हुकूमत में भी एडवाइजरी कमेटी मुकर्रर होंगे और मरकज में भी एडवाइजरी कमेटी मुकर्रर होकर ऐसे सारे मुकदमात इसका रिव्यू लिया जाएगा और जिनके ऊपर कोई चार्जशीट नहीं होता है उन लोगों को छुड़ाने के लिए पूरी कोशिश होगी। ऐसी इसकी माहवार मॉनिटरिंग होती है। होम सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी यहाँ पर मरकज में उसके मेंबर्स हैं, इसलिए इसके बारे में अब कोई शक की गुंजाइश बाकी रही है ऐसा मुझे नहीं लगता है। जहां तक मेंबरशिप हज कमेटी, दरगाह कमेटी और वक्फ कमेटी का मामला है, आपकी मांग ये मुझे जायज लगती है, लेकिन मेरे अख्तियार में नहीं है। ये वेलफेयर मिनिस्ट्री के अख्तियार में है। उनके पास आप जैसा मेरे सामने बोल रहे हैं वैसा मैं उनके सामने आपकी वकालत करने के लिए तैयार हूं कि ये ग्रेजुएट स्कूल के लोगों को उसके अंदर नुमाइंदगी देने की कोशिश कीजिए। इतना मैं कह सकता हूं, उससे ज्यादा मैं आज कहने की हालत में नहीं हूं। ये कुछ एक स्टैंप के बारे में मैं कहा था, मेमोरियल पोस्टल स्टैंप शुड बी रिलीज्ड इन मेमोरी ऑफ आला हजरत। ये बगैर काले कोट के आपकी वकालत करने के लिए मैं तैयार हूं। आपने शायद यहाँ के मुकामी मामला के बारे में उर्दू स्कूल की बात कही। मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, आप शायद सुनकर खुश होंगे, मैंने वहां पर उर्दू के बारे में कुछ बातें, मैं जब ब्रेलवी में आया था उस वक्त मैंने वहां पर बात की थी। और आपके मालूमात के लिए मैं कहना चाहता हूं कि बहुत जल्द उर्दू यूनिवर्सिटी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कायम होने जा रही है। उर्दू यूनिवर्सिटी होने के बाद मेहरबानी करके ये मुसलमानों का मसला है करके मैं मानने के लिए तैयार नहीं। मुल्क का मसला है। हाँ, मुल्क का मसला है, मेरी भी जबान है वो, मैं जिस जबान में बोल रहा हूँ वो उर्दू जबान है। तो ये उर्दू जबान का हक आपको जितना है उससे ज्यादा मुझे है, क्योंकि मैं उस्मानिया का पढ़ा हुआ हूँ। इसलिए उर्दू जबान के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उर्दू जबान का मुस्तकबिल अच्छा हो। उर्दू जबान में बीएड कॉलेज निकले, उनकी तरबियत की जाए, ट्रेन टीचर्स उनको मिले, इसके लिए इंतजाम करना। वहां की जो उर्दू एकेडमीज हैं उनकी तरफ से ये काम होना चाहिए, उसका पीछा करना ये बहुत जरूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी राय से इत्तेफाक करता हूं। मुसलमानों के जज्बात से ही बहुत ज्यादा खेला गया। मैं ये चाहूंगा ऐसे भी लोग निकले कि जो पूरी तरह ये उनके माशी और दूसरे जो मसाइल है उसके लिए आप अपने आप को उसके लिए अगर डेडिकेट करने के लिए कोई तैयार है, मैं आपको वादा करता हूं कि इन सारे मसाइल को वो थे, है, आगे भी रहने वाले हैं, ये हम दावा तो नहीं कर सकते हैं कि सारे के सारे मसाइल हम तय कर पाएंगे, लेकिन जितने भी मसाइल हमसे तय हो सकते हैं मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा उन सारे मसाइल को तय करने की हमारी नीयत, वो नीयत का इजहार मैं आपके सामने करता हूं और जितना जल्द हो सके उसके अंदर आगे हमको पहल करने की नौबत आए ऐसा मैं कोशिश करूंगा। इतना मैं आपके सामने कहना चाहूंगा। आपसे यहां पर और ज्यादा कहना ये मुनासिब नहीं होगा। बाकी जो चीजें हैं उसको पूरा पढ़ के उसको समझने की मैं भी कोशिश करूं, क्योंकि मैं अगर न समझे हुए अगर किसी चीज को हाँ किसी चीज को ना कह दूं तो छुटकारा तो मुझे नहीं है। आपसे बार बार मुझे मिलना है, इसलिए मेरी आपसे दरखास्त रहेगी कि आप जरूर दिल्ली तशरीफ लाइए और हक से आप बोल सकते हैं। आपको दूसरे किसी भी नाते से मैं बुलाता नहीं हूं। ये अक्सरियत और अक़लियत का मसला मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। हमने कभी आज तक ये हैदराबाद में नाम नहीं सुना था, अलबत्ता महाराष्ट्र में जाने के बाद कुछ सुन रहा हूं। और खास तौर पर दूसरे एरियाज में जब जाता हूं तो अक्सरियत के हुकूक और अक़लियत के हुकूक इसके बारे में चर्चा बहुत होती है। आपने बिल्कुल वजह फरमाया, ये जिम्मेदारी बनती है अक्सरियत की कि अक़लियत के साथ इंसाफ किया जाए, ना इंसाफी उनके साथ न हो।
یہ آئین بھی آپ کو حق دیتا ہے، اس کے لیے جھگڑنے کے لیے آپ جھگڑا کیجئے، اور اس میں ہم کبھی برا نہیں ماننے والے۔ مجھے بلکہ خوشی ہے اس بات کی، آج کے اس جلسے کا فائدہ اٹھا کر کچھ لوگوں نے بہت صاف گوئی کی، اور جب تک صاف گوئی نہ ہو، آپ بھی اچھے ہیں، میں بھی اچھا ہوں، میری تعریف آپ کر رہے ہیں، میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں، یہ تو ہوتے رہتا ہے، لیکن مسئلہ اگر حل کرنا ہے صاف گوئی کرنی ہوگی، اور مجھے بھی آپ کے سامنے جو واقعات ہوں گے اس سے ہٹ کر میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ میں ایک بات پر وشواس کرتا ہوں، میرے ماں باپ نے مجھے یہ سکھایا، جھوٹ نہیں بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، دوسرے کے پیسوں کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ دو چیزیں انہوں نے بنیادی طور پر مجھے سکھائی ہیں۔ میں کبھی جھوٹ آپ کے سامنے نہیں بولوں گا، ہاں غلطی سے اگر کوئی چیز میری زبان سے نکل جائے تو معافی چاہوں گا میں، لیکن جان بوجھ کر میں کبھی جھوٹ بولوں گا ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لیے پورے واقعات کو آپ کے سامنے رکھ کر جو چیز ہونے لائق ہے اس کے بارے میں جتنی میرے سے خدمت ہو سکتی ہے میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں آپ کی خدمت نہیں کروں گا، ملک کی خدمت اس میں سے ہوتی ہے، یہ سمجھ کر اس مسئلے کی طرف میں دیکھوں گا۔ اتنا میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں، اتنی دیر ہوتے ہوئے بھی آپ لوگوں نے جس صبر کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر ساری چیزیں سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس کے لیے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پھر ایک مرتبہ ایک خوشگوار یہاں پر ماحول تیار ہو، سارے دیش کے اندر امن اور چین کی زندگی ہر آدمی بسر کر سکتا ہے، یہ ذمہ داری نبھانے کے لیے آپ پورا تعاون ہمارے ساتھ کریں گے، ایسی میں امید آپ سے کرتے ہوئے اور سب لوگوں کا پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ جے ہند۔ اب کھڑے ہو جائیے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے گا۔ حضرات، صلاۃ و سلام سے پہلے کوئی ادھر ادھر نہ ہلیں اور پوری عقیدت اور محبت کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھیں۔ لاکھوں